रिटायर्ड प्रिंसिपल नेशनल स्पेशल एजुकेशन सेंटर। मैंने 32 इयर्स स्पेशल बच्चों के साथ काम किया। मैंने मुल्तान में काम किया, झंग में काम किया, टोबा टेक सिंह में काम किया, फिर लाहौर गई, फिर मैं फैसलाबाद 2 दफ़ा पोस्ट हुई और 2019 में मैंने रिटायरमेंट ली। मेरा चूँकि मैंने चारों डिसेबिलिटीज़ के साथ काम किया, तो उसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए आज मुझे कहा गया है कि उनकी स्पीच थेरेपी के बारे में बताऊं। तो मैं स्पीच थेरेपी को इस तरह नहीं बताऊंगी कि जैसे एक स्पीच थेरेपिस्ट लेक्चर देता है। मैं ऐसे समझाऊंगी कि एक गांव की खातून जिसके पास एक बच्चा है हेयरिंग इम्पेयर्ड, वो उसकी स्पीच थेरेपी कैसे करे। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स को जब पढ़ाते हैं तो अगर इंग्लिश में और उर्दू में अल्फ़ाबेट्स की कुछ सेम साउंड्स हैं। मसलन बा है, इधर बे है तो उधर बी है, इधर सी है तो उधर काफ है। इस तरह से वो साउंड्स हमने प्रोड्यूस करानी होती हैं। अल्फ़ाबेट्स में अलिफ मद्दा को आ, फिर उसके बाद अलिफ आ, बे की आवाज़ है ब, पे की आवाज़ है प, त, ट, स। इस तरह हमने या तक जाना है। उससे पहले आप ज़ाहिर है स्पीच थेरेपी में थोड़ा सा आवाज़ बच्चों की ऐसी होती है कि मसलन वो जब बोलते हैं आप उन्हें कहते हैं कि आप कहें शुक्रिया, तो वो कहेंगे शुक्रिया। अब आपने उसकी आवाज़ का बैलेंस रखना है, उसके उतार चढ़ाव को थोड़ा सा बराबर करना है। तो उसमें यह है कि आप उसकी आवाज़ें निकलवाएं। मसलन आपने एक्टिविटी की, उसके बाजू को पकड़ा, ज़ोर से पकड़ा, आवाज़ आ। अब आप ग्रिप अपनी इस ज़रा आराम से करते जाएं तो आवाज़ ज़रा नीची हो जाएगी, और छोड़ दें, वो खामोश हो जाएगा। फिर ज़ोर से पकड़ें, फिर उसको लूज़ करें, फिर छोड़ दें। बच्चा उसे पता है कि आवाज़ को तेज़ कैसे करना है, फिर हल्का कैसे करना है और फिर कैसे रुकना है। तो इस तरह से वो अपनी आवाज़ जो है वो उसमें जो उसकी पिच कंट्रोल नहीं है, उसकी पिच कंट्रोल हो जाएगी। इसकी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, वो इंशाल्लाह मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ होती हैं। जिस बच्चे की साउंड के साथ कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वो एक्टिविटीज़ करेंगे। तो उसकी हमने पिच कंट्रोल की, आवाज़ के उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया। अब जब वो बच्चा आवाज़ सही निकालने लगा है, जब आप उसको कहते हैं कि आ की आवाज़ निकालें, तो वो हमारी तरह नॉर्मल आ कहेगा। आ ऐसे नहीं कहेगा, बल्कि वो नॉर्मली हमारी तरह आ की आवाज़ निकालेगा। अब आप उसको चारों वॉवल्स के कह रहे हैं, आ, ई, ए, ऊ। अब इन वॉवल्स को थोड़ा सा लंबा करके कहलाएं, आ, ई। इसमें सांस की आपकी मशक हो रही है। जो बच्चे ये आवाज़ें ना निकाल सकें, वो गुब्बारे फैलाएं, फुलाएं और बाजा बजाएं। जो छोटे से सस्ते मिल जाते हैं बाज़ार में, चंद रुपयों के, वो बाजा बजाएं। उससे ये उनकी जो सांस की एक्सरसाइज है वो होगी और वो अपनी सांस को खींच भी सकेंगे और उसको कंट्रोल भी कर लेंगे। अब जब बच्चा चारों वॉबल्स आ, ई, ए, ऊ को सही निकालने लगा है, सही टोन में, सही पिच के साथ निकालने लगा है, तो अब हम इससे अगले मरहले में आएंगे। वो मरहला है कि 2 वॉबल्स का मिलाना, आई, आओ, आए। फिर 3 वॉबल को मिलाएं, आइए, आइए। इसी तरह 3 वॉबल जो है उनको आप मिला के इनकी प्रैक्टिस कराएं। अब जब यहाँ पर भी आपने आवाज़ को भी कंट्रोल कर लिया, उसकी पिच को भी कंट्रोल कर लिया, सब बच्चे जिनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो आपने अपनी एक्सरसाइज के ज़रिए और थोड़ी सी उसको एक्टिविटीज़ करा के वो आपने करवा ली। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट्स आपने देखा होगा कि किसी भी नॉर्मल स्कूल में बच्चों को सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स ही पढ़ाए जाते हैं। अब हमने अल्फ़ाबेट्स को साउंड के साथ पढ़ाना है और एक हेयरिंग इम्पेयर्ड से भी हमने उसकी साउंड कहलवानी है। मसलन आ, जब हम उसके साथ एक वॉवल लगा देंगे आ, अगर ई का वॉवल लगा देंगे तो ई, ए, ऊ। अब बाकी साउंड है, बा जो है
ब, बस। जब इसके साथ वबल लगेगा तो आ का वबल लगा तो बा, बी, बे, बू। इसी तरह पा, पी, पे, पू। अब हमने ये करना है कि आ से लेके या तक सारे अल्फ़ाबेट्स पे की साउंड्स को चारों वोवल में कहलवाना है, और जो साउंड वो बच्चा नहीं निकाल सकता, मसलन पा के साउंड नहीं निकाल सका, जो ग्लैटल साउंड हैं कुछ गा, खा, इनकी साउंड अगर वो नहीं निकाल सका तो वो लिख के साइड पे करते जाए। जो वो आसानी से निकाल सकता है, ला, मा, ना, ये सारी साउंड्स हम उसको निकलवाते जाएंगे। और जो नहीं निकाल सका फिर उसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो कहलवाएंगे। मसलन खा की आवाज़ वो नहीं निकाल सका था तो हम खा की एक्टिविटीज़ कराएंगे। खा, खे, खे, खू। शुरू में वो इस तरह करेगा, जब वो उनको चारों वोवल में कह लेगा तो बच्चा खा की साउंड अपनी निकाल सकेगा। अब हमने वो जो अल्फ़ाबेट्स निकाले थे उनके साथ हमने उससे मुताल्लिका एक्सरसाइजेस करवाई। अब घर बैठे अगर पेरेंट ये काम करते हैं और जो साउंड वो नहीं निकाल सके तो वो किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट से रब्ता करें या गूगल पे निकालें और उसकी एक्सरसाइजेज जो भी बताई गई हैं वो करें। उसके लिए आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, कुछ गाड़ियाँ, कुछ गुड़िया या प्लान करना पड़ेगा। उसके साथ आप बच्चों की वो आवाज़ निकालेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये स्पेशल बच्चे हैं और थोड़ा बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, तो इनको हमें इंटरेस्ट पैदा करके और इनकी पसंद की एक्टिविटीज़ करा के तो हमें अपने साथ उनको शामिल करना पड़ता है। वो जब हम साउंड, मसलन मैं अगर बच्चा का की आवाज़ नहीं निकालता तो मैं कौवा बन जाऊँ, का करती फिर रही और मेरे पीछे बच्चे में उसी तरह लाइन में फिर रहे हैं तो वो का की साउंड निकाल लेते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी एक वक्त आएगा कि एक जो बच्चे साउंड नहीं निकाल रहे और वो एक्टिविटीज़ के बाद भी नहीं निकाले तो उससे नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है, एक साउंड की बहुत सी एक्टिविटीज़ है। तो वो बच्चा उन जब तमाम एक्टिविटीज़ को करता है तो वो 100% वो साउंड प्रोड्यूस कर लेता है। जब आप अल्फ़ाबेट्स को पूरा कर चुके, और इसमें टाइम लगता है, आप ये ना सोचें कि मुझे जो लोग ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड काम करते हैं और चीज़ें बना के बच्चे के सामने रख के फेस टू फेस काम करते हैं, उनको नताइज जल्दी मिलते हैं। और जो थोड़ी सुस्ती करते हैं या कम टाइम देते हैं या बच्चे का मूड नहीं होता, ज़बरदस्ती करते हैं, तो उनको नताइज ज़रा देर से मिलते हैं। और कुछ लोग जिनके पास टाइम नहीं है और जिनका बच्चा पहले बिहेवियर मॉडिफिकेशन होने वाली है और हम उसको लर्निंग पे ला रहे हैं या स्पीच पे ला रहे हैं, क्योंकि स्पीच से आवाज़ निकालनी पड़ती है, ज़ोर लगता है, तो इसके लिए बच्चे का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें उसका मूड बनाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे जहन में होंगी तो ही हम एक बच्चे की स्पीच करवा सकते हैं। हमें ज़बरदस्ती किसी भी स्टेज पे नहीं करनी। जैसे ही हम ज़बरदस्ती करेंगे, जब हम उस बच्चे को स्पीच के लिए बुलाएंगे, वो वहाँ से भागेगा कि यहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती होने लगी है। तो कभी भी लर्निंग प्रोसेस, वो स्पीच का हो, वो ऑडिटरी ट्रेनिंग का हो, चाहे वो उसकी सिलेबस की लर्निंग हो, उसकी कोई मैथ इंग्लिश की हो, सबसे पहले उसकी दिलचस्पी का पैदा करना, उसको उसके लिए तैयार करना, उसकी इंटरेस्ट लेवल हमें पता हो कि किन चीज़ों में वो दिलचस्पी लेता है, वो चीज़ें हम सामने रख के तो हम उस पर काम करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए और ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए, जो काम करने वाला है उसको पता होना चाहिए कि नामुमकिन नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं होता। कोशिश करने से, कांस्टेंट एफर्ट से हर चीज़ मुमकिन बन जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ तरीन मखलूक बनाया है और इसके नज़दीक कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। हर चीज़ मुमकिन हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको कांस्टेंट एफर्ट चाहिए। एक नीयत के साथ, एक खुलूस के साथ आपने वो काम करना है और अपने शौक़ के साथ करना है। अगर एक माँ अपने बच्चे के साथ करेगी यही एक्टिविटीज़ जो मैं बता रही हूँ तो वो उसको नताइज जल्द मिलेंगे। ज़ाहिर है उसकी फीलिंग उसके साथ और है, एक टीचर की और है। एक टीचर जो काम नहीं करना चाह रही, वो उसका दिल नहीं है, कि ज़ाहिर है स्पीच में ज़ोर लगता है और हमारे वोकल कॉर्ड्स भी इफ़ेक्ट होते हैं बार बार हमें मेहनत करने से।
तो लोग या टीचर्स इससे घबराती हैं और कम मेहनत करती हैं। जब कम मेहनत करेंगी नतीजे भी कम आएंगे। वो पेरेंट को ये कह के मायूस कर देगी कि ये बच्चा स्पीच नहीं कर सकता या ये नहीं बोल सकता। हालांकि ये बात नहीं होती। मैं आपको बता रही हूँ कि इम्पॉसिबल नहीं है। ये बच्चे डेफ हैं, डम नहीं हैं, ये सुन नहीं सकते लेकिन ये बोल सकते हैं। ये इसलिए नहीं बोल रहे कि इन्होंने सुना ही नहीं, इनको नहीं पता इसको उंगली कहते हैं, इनको नहीं पता इसको टेबल कहते हैं, इसको नहीं पता ये ग्रीन कलर है। हम क्योंकि इन्होंने सुना नहीं है। अगर ये सुनते तो ये थोड़े अरसे में ये वही साउंड निकाल लेते, ये आवाज़ निकाल लेते। अब चूंकि इन्होंने नहीं सुना इसलिए इन्होंने नहीं बोला। अब हमने इनको सुनवाना है और फिर उसके बाद इनको बुलवाना है। जब हम इनके प्रैक्टिस करा रहे होते हैं वोवल्स की, तो हम इनको अल्फ़ाबेट्स की पहचान करा रहे होते हैं साउंड के साथ। ये देख भी रहे हैं, ये सुन भी रहे हैं। साथ ही इनको हेयरिंग एड लगा दें। अगर हेयरिंग एड नहीं लगा हुआ तो बच्चे को बिल्कुल सामने बिठाएं। आपको उसके साउंड भी करने हैं। मसलन आपने बा की साउंड निकाली है तो आप बा का साइन करेंगे। ता की साउंड निकाली है तो आप ता का साइन करेंगे। टा की आवाज़ निकाली है, टा का साउंड करेंगे। सारे साथ उसकी हम साइन भी करेंगे, साउंड भी निकालेंगे। तो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा साइन के साथ उस साउंड को समझेगा, फिर आपकी तरह कोशिश करेगा और उसको निकालेगा। क्योंकि स्पीच जाहिर है हेयरिंग एड अगर लगाया हुआ है तो उसका और तरीका है, हेयरिंग एड नहीं लगाया तो उसका और तरीका है। अगर वो कॉकलियर इम्प्लांट है तो इसका और तरीका है। क्योंकि इस पे ये तीनों तरीक़ों पर मरहलावार प्रैक्टिस है, तो वो उनके लिए एक अलग अलग सेशन किए जाएंगे इंशाल्लाह। कि हेयरिंग एड के बगैर अगर हम स्पीच करा रहे हैं तो क्या तरीक़ाकार होगा। मरहले यही होंगे। पहले उसकी पिच कंट्रोल, उसकी आवाज़ का कंट्रोल, उतार चढ़ाव का कंट्रोल, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट्स में साउंड आ से या तक जो नहीं निकाल रहा उसकी प्रैक्टिस कराना और उनको निकालना। अब हम बिलफर्ज आ से लेके या तक साउंड्स को निकलवा चुके, ए से जेड तक निकाल चुके। अब इसके बाद स्पीच थेरेपी अगर हम करा रहे हैं तो इससे अगला मरहला ये होगा कि अब मसलन बा है तो हमने एक चीज़ शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस यहाँ हम आके एक बात पे ध्यान रखेंगे कि टारगेट भी रखेंगे। आज मेरा टारगेट है बा। अगर बा को आपने शुरू में निकालना है, फिर दरमियान में निकालना है, फिर एंड में निकालना है। मेरा टारगेट है बा। अगर शुरू में बच्चे ने बा निकाला लेकिन मैंने कहा बू, तो वो उसकी जगह ऊ की आवाज़ निकाले तो मैं कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उसने बा की जगह बू की जगह ऊ कह दिया। अगर उसने बा तो सही निकाला लेकिन ओ की जगह कुछ आ की आवाज़ निकाल दी या ए की आवाज़ निकाल दी, तो मेरा टारगेट अचीव हो गया कि उसने बा की साउंड तो निकाल ली, उससे नेक्स्ट मेरा टारगेट नहीं था। तो आपने शुरू में, अब दरमियान में आती है अब्बू, बा अब दरमियान में आ गई। अब उसने अब्बू की जगह शुरू में अगर उसको ऑल्टरनेट कर दिया किसी और लफ्ज़ से, मसलन वो आ की आवाज़ नहीं निकाल सका तो का की आवाज़ निकाल के कब्बू कह दिया या डा की आवाज़ निकाल के डब्बू कह दिया, तो अगर दरमियान में उसने बा की साउंड निकाल ली तो टारगेट अचीव्ड। अब बा एंड में, अब कब, अब उसने अब की जगह अगर तब कह दिया, कब कह दिया, तो का अगर शुरू में बदल दिया, उसने ऑल्टरनेट कर दिया आ को का के साथ, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एंड वाली बे उसने सही निकाली है तो टारगेट अचीव्ड। जब आप अगले अल्फ़ाबेट पे आएंगे तो इसी तरह आपका जो टारगेट है आपने उस पर फोकस करना है। बच्चा उसको यानी अब दरमियान में आप निकाल रहे हैं, शुरू में या एंड में उसको अल्टरनेट कर रहा है, उसकी जगह कुछ और निकाल रहा है, तो वो आपका हेडेक नहीं है। आपका जो टारगेट है वो दरमियान में है। जब आप एंड पे आ गए हैं तो अब आपका टारगेट एंड है, बा एंड में सही निकलनी चाहिए। जब तक एंड वाली साउंड सही नहीं निकली आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी, एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। आप एक नए सामान के साथ, डेली बच्चों के इंटरेस्टिंग सामान के साथ बैठेंगे, उसको फेस टू फेस एक्टिविटीज़ कराएंगे। कराने के साथ मसलन गाड़ी चल रही है,
और मैंने साउंड निकाली है ब, तो बच्चा निकालेगा। मैंने बच्चे की तस्वीर, बच्चे के फादर की एक्चुअल आप तस्वीर देख आएंगे। अब्बू 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 ऐसे कर करके मैं उसके करीब ले जा रही हूँ। मैं बार बार रिपीट भी करा रही हूँ, वो ड्रिल भी हो रही है। वो अगर वो बच्चा मॉडरेट है और देर से पिक कर रहा है तो मेरी बार बार की जो रेपिटेशन है उससे वो बच्चा एक वक्त में अब्बू कह लेगा। अगर आज मैं कामयाब नहीं हुई तो मैं नेक्स्ट टाइम उसकी मर्ज़ी की एक्टिविटीज़ लाऊंगी, उसका जो जिसमें वो दिलचस्पी लेता है। मैं उनके पेरेंट्स से, उसके दोस्तों से, उसके वालिदैन से पूछूंगी कि ये किन चीज़ों में दिलचस्पी लेता है। तो मैं वो दिलचस्पी, वो मसलन वो पैसों में दिलचस्पी लेता है तो मैं वो ले लूँगी। तो उसके बाद मैं उन्हें कहूँगी ये पैसे हैं, ये दो, अब्बू उनको दो। तो इसी तरह से उसका नाम है क्लास के, उसके दोस्त के, उसके बहन भाई के, उसके रिलेटिव के, जो उसको फेवरेट दोस्त है उसका नाम है तो मैं वो नाम यूज़ करूँगी। मैंने अपने आप को बदलना है। एक चीज़ याद रखें कि नाकाम टीचर होता है, नाकाम बच्चा कभी नहीं होता। कभी भी हमें एफर्ट जारी रखनी है, हमें अपनी कोशिश को जारी रखना है जब तक हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। और अगर वो खुद खुशकिस्मती से स्पेशल टीचर है तो हर स्पेशल टीचर को स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो एमएड करता है या एमए करता है तो उसका एक पेपर उसमें होता है जिसमें वो उसको स्पीच वो करके आता है। ज़रूरी नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट ही आए, स्पीच थेरेपिस्ट एक मदर भी बन सकती हैं क्योंकि उन्होंने उनके पास बच्चा पैदा हुआ, उसके वो तमाम स्टेजेस से वाकिफ़ हैं। क्योंकि अब अगर 12 साल में बच्चा कुछ साउंड निकालने लग गया और माँ ने उस पर कोई काम नहीं किया तो वो बच्चे ने अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने पीयर इंटरेक्शन से, अपने बहन भाइयों से, सिबलिंग से उसने वो चीज़ें सीखी हैं। वो सीखने के बाद जब वो अदा करने लगा है तो ये उस अपने बच्चे की कैपेबिलिटी है। अगर माँ इससे इनकरेज होकर वो एक्टिविटीज़ करा के उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, उसकी काबिलियत को बढ़ाती है और वो टारगेट अचीव कर लेती है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जितनी जल्दी बच्चा बोलेगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, वो नॉर्मल बच्चे में फॉल करेगा। वो अपनी बात कम से कम माँ समझती है कि ये बच्चा रोटी को क्या कहता है। अब एक दूसरा उसके सामने बैठा हुआ है और वो बच्चा रोटी मांग रहा है तो उसको नहीं समझ आती कि वो ओटी कह रहा है या ओई कह रहा है। तो वो उसको पता है कि ये जब ओई कहता है तो ये रोटी मांग रहा होता है। और पानी को माम कह रहा है या जो भी उसने एक वालिदैन ने जिसको पक्का कर दिया जिस साइन को, उसने वो वही साइन कर रहा है तो वालिदैन समझ जाते हैं, वो उसको ला के दे देते हैं। कभी भी अगर बच्चा गलत बोल रहा है तो हम उसके साथ गलत नहीं बोलेंगे। बच्चा आई कह रहा है तो हम कहेंगे अच्छा पानी, पानी को आप 12 to 15 टाइम रिपीट करें, पानी लाओ भाई, पानी, पानी दो इस बच्चे को, पानी, पानी कहते हैं, पानी लो बेटा, ये लो पानी, पानी पियो। पानी की आपने रेपिटेशन कर देनी है उसके सामने, वो लफ्ज़ अदा करने लगेगा। और मेजॉरिटी पेरेंट्स की हम देखते हैं कि वो ऐसी होती है कि वो जो बच्चा कह रहा है वो भी वही कहते हैं तो वो बच्चा उसको ही पक्का कर लेता है कि इसको यही कहते हैं और वो फिर कभी भी उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए मैं समझती हूँ कि स्पीच के लिए जो स्पीच कराने वाला उसका एटमॉस्फेयर है, उस यानी उसका घर है, पेरेंट हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, उनके दोस्त हैं जिनसे वो मिलता है, उन तमाम को बताना ज़रूरी है। जो पेरेंट इस माहौल को क्रिएट कर लेते हैं वो ये काम कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स को जब मैंने बताया पा है, अब इसको शुरू में आपने क्या लेना है, माँ का नाम परवीन है तो परवीन। अब वीन अगर की जगह उसने ऑल्टरनेट कर दिया तो कोई बात नहीं, पा को दरमियान में निकाला। इसी तरह पा को अब दरमियान में जब लाना है तो ऊपर, तो उसने पा को दरमियान में भी निकाल लिया। अगर रे को नहीं निकाला और रे को किसी और के साथ कर दिया तो हमने अचीव कर लिया। अब आपने अल्फ़ाबेट्स को इसी तरह यहाँ पर भी फिर यही एक बात होगी कि जो साउंड वो नहीं कर सकता और जिसके साथ वो अल्टरनेट करता है,
फिर हमने उस ऑल्टरनेट करने वाले की भी प्रैक्टिस करानी है, वो भी आप नोट करते जाएंगे, लेकिन अपनी सीक्वेंस को नहीं तोड़ेंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स पे आ जाएंगे, उससे आगे आ जाएंगे, उससे आगे आ जाएंगे, यहाँ तक जाने के बाद अब आप 1 बाय 1 एक्सरसाइज के बाद, एक्टिविटीज़ के बाद उस साउंड पे काम करेंगे। ये अब आपको पता चल गया कि एक मरहला ये है कि आपने अल्फ़ाबेट को शुरू में, दरमियान में और एंड में कैसे निकालना है। जब आप ये कर लेंगे, आपको पता चलेगा कि बच्चे की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप हुई हैं। अब मैंने उसको अल्फ़ाबेट्स कराए हुए थे, जब मैं अल्फ़ाबेट्स करा रही थी उसको मैंने, जब मैं आ की आवाज़ निकालती थी तो मैं अलिफ लिखती थी, जब मैं ई की आवाज़ निकालती थी तो मैं छोटी जे लिखती थी, या ई जो है वो उसको मैं लिखती थी। अगर मैं ओ की आवाज़ निकालती थी तो मैं ओ भी लिखती थी और मैं वाओ भी लिखती थी, और जब मैं ए की आवाज़ निकालती थी मैं बड़ी जे भी लिखती थी। तो मैं ए की आवाज़ के लिए मैं उसको बाकायदा उसको प्रोड्यूस कराने के लिए साथ लिखती भी थी। अब अगर मैंने उसको बा की पहचान कराई है, अब मैं जब उसके सामने अलिफ लिखूंगी, उसको पता है इसकी साउंड है अ, अब बे की साउंड छोटी सी ब, अब फिर अलिफ आ गया, यानी वॉवल शुरू में भी आ गया, वॉवल दरमियान में भी आ गया। अब वो अब बा, अ बा, अब वो पहले टुकड़ों में निकालेगा बा, बा, बाद में वो अपनी इस जो गैप आ रहा है उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ कवर करेगा। बू, अब बी, अब बे। अब हमने वॉवल के साथ साउंड ली और साउंड के साथ, अब इसी तरह जब आप उसको कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो आप देखिएगा कि बच्चा जैसे जैसे साउंड प्रोड्यूस भी करता जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है, उसकी रीडिंग भी डेवलप हो रही है, वो रीडिंग भी करने पे आ जाता है। तो ये इस तरह से 3 टारगेट हम एक साथ अचीव कर रहे होते हैं, और इसके लिए वो पेरेंट हो, वो टीचर हो, वो उसके बहन भाई हो, उसका कोई वेल विशर हो, कोई एक नेक मुखलिस मुखैर इंसान हो, जो भी उसके साथ काम कर रहा है, खुलूस नीयत के साथ इन मरहलावार प्रोसेस को जब वो कवर करेगा, अमल करेगा, और जहाँ बच्चा थोड़ा सा तंग बढ़ा, फ़ौरन काम रोक के उसको रिलैक्स करेगा, उसके साथ थोड़ी देर खेलेगा, फिर उसको बाद काम पे आमादा करके अपने सामने लाएगा। सबसे मुश्किल काम बच्चे के लिए स्पीच होता है, क्योंकि इसमें ज़ोर लगता है, और बच्चा चूँकि आपके पास अगर 10 साल की उम्र में आया है, 8 साल की उम्र में आया है, तो 8 साल उसने आवाज़ें नहीं निकाली। अब अगर मुसलसल उसको आवाज़ें निकालेंगे तो उसको ज़ोर लगता है, तो वो उससे भागेगा। तो मैं उसके सामने ट्रेन बन के, मैं पीछे अपने बोगी बना के ऊ की आवाज़ें निकाल रही हूँ, मैं वावल उसी में निकाल लूँगी, तो वो बच्चा मेरे साथ खेलेगा भी और वो आवाज़ें भी निकालेगा। इस तरह से ये होगा कि उसकी प्रैक्टिस होगी, वो साउंड को ईज़िली प्रोड्यूस कर सकेगा। तो हिम्मत नहीं हारनी और अपना काम जारी रखना है। स्पीच सिखाना एक मुश्किल काम है, नामुमकिन काम नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जो कर सकती है वो उस बच्चे की माँ है। माँ से ज़्यादा फीलिंग्स भी नहीं होती किसी की, और माँ से ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए मैं समझती हूँ कि जब बच्चा पैदा हो तो, और माँ उसकी स्क्रीनिंग खुद करे, वो बच्चा मसलन वो पैदा हुआ है, आप उसको देखें कि अगर आप शोर मचा रही हो, वो बच्चा ऐसे डरेगा, अगर उसने नहीं किया तो बच्चा इम्पेयर्ड है। अब आप फ़ौरन उसके लिए कोशिश करना शुरू करें। अगर आप 6 माह की उम्र में उसको हेयरिंग एड लगा देंगी और साथ ही उसकी स्पीच शुरू कर देंगी, तो उस बच्चे की स्पीच नॉर्मल बच्चों की तरह डेवलप हो जाएगी। और बड़े होने के बाद जैसे वो बच्चे में स्टिफनेस आ जाती है, वो प्रोड्यूस करना नहीं चाहता, वो आवाज़ें निकालना नहीं चाहता, और हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हैं, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा पैदा हो तो पेरेंट इसका ख्याल रखें, जब वो स्कूल में आया है तो स्कूल की इंतज़ामिया इस बात का ख्याल रखे कि उसकी असेसमेंट कंप्लीटली करनी है कि ये बच्चा, इसके पेरेंट का बैकग्राउंड क्या है, ये बच्चा जब से पैदा हुआ उस वक्त से उसकी हिस्ट्री ले, वो रोया था कि नहीं रोया था, वो उसने बैबलिंग की जब 6 माह की उम्र में आया था, जो बाबा बा मामा मामा ऐसी आवाज़ें निकालता है, वो की क्या, उसके बाद वो 1 वर्ड पे आया, 1 वर्ड से 2 वर्ड पे आया, उसकी स्टेज क्या है,
उसकी स्टेज आपने असेस करने के बाद उसकी स्पीच पे काम करना है। अब आपने स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा जिसके कुछ स्टेप्स आपको बताए गए हैं, जो इनिशियल स्टेप्स हैं। अभी स्पीच पे ये पूरा लेक्चर नहीं है। जो वालिदैन, जो टीचर्स या जो लोग स्पीच कराना चाह रहे हैं या जो खुद से अपनी कोई कमी है, मैं हकलाहट पे भी अलग से एक लेक्चर दूंगी, क्योंकि वहाँ वो बच्चा सुन सकता है। फिर मैं एक सेशन करूँगी जिसमें सुन सकने, जो बच्चे सुन सकते हैं, कम सुन सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा सुन सकते हैं, नॉर्मल सुन सकते हैं, उनके साथ जो स्पीच प्रॉब्लम है उनका तरीका डिफरेंट होगा। जिनके कॉकलियर इम्प्लांट हुए हैं उनका तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि उनकी ऑडिटरी ट्रेनिंग के साथ उनकी स्पीच है। तो फिर मैं ऑडिटरी ट्रेनिंग पे भी दूंगी, क्योंकि स्पीच के साथ से पहले इसका होना चाहिए था लेक्चर, कि सबसे पहले हम उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग कैसे करें और उसको सुनने पे कैसे आमादा करें। तो ये मेरे लेक्चर पे अगर पेरेंट और टीचर्स अपने तौर पे काम करें और उसके बाद कुछ सवाल वो निकाले कि हमने काम किया और बच्चा यहाँ स्टक कर गया, या उसने दिलचस्पी नहीं ली, या इसके बाद उसने आवाज़ नहीं निकाली, तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि वो निकालने के लिए आपको फर्दर क्या करना है। वो सवाल मैं चाहूँगी कि वो लोग यहाँ पर लेटर की सूरत में दे दे, फ़ोन की शक्ल में दे दे। वो सारे सवालों के जवाब फिर एक टाइम मुकर्रर कर लेंगे, तो उस पर फिर मैं आऊँगी और मैं उन तमाम सवालों पे मुश्तमिल एक लेक्चर दूँगी, ताकि उनकी वो कमी दूर हो। और एक बात मैं लास्ट में फिर बता दूँ कि बच्चे बोल सकते हैं, ये सिर्फ सुन नहीं सकते। सुनने के लिए हमें हमारे पास मौजूद है, हम उनको हेयरिंग एड लगा सकते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट करा सकते हैं, लेकिन सुनने में उनका प्रॉब्लम नहीं है। हम गरीब हैं, हम हेयरिंग एड नहीं खरीद सकते, तो भी यह बच्चा बोल सकता है। हेयरिंग एड किसी ने हमें लेके दे दिया, या हमने खुद बचत करके लेके दे दिया, तो भी मैं भी बच्चा ना बोले, क्योंकि हेयरिंग एड के साथ भी आपको प्रैक्टिस करानी है, आपको सीखना है। क्योंकि हेयरिंग एड लगाने से, मैंने आपको बताया कि जब एक लंबा गैप आया हुआ है और बच्चे ने कानों में नहीं लगाया, तो वो इरिटेट होगा। जब वो इरिटेट होगा तो आप उसको स्पीच के वक्त 10 मिनट, फिर 15, फिर 20, फिर इस तरह आधा घंटा और 1 घंटे पे लेके जाएंगे। हेयरिंग एड लगाने के बाद उसको स्पीच कराएंगे और हेयरिंग एड उतार देंगे। ऐसे आप उसको हेयरिंग एड का भी आदी करेंगे और अपनी स्पीच प्रोसेस को भी आगे लेके चलेंगे। हमारे यहाँ वालिदैन, जाहिर है मैं 32 ईयर से ये देखती चली आई हूँ कि वो कह देते हैं जी हेयरिंग एड लिया था हमने, इतना महंगा लिया, लेकिन उसने तोड़ दिया, उसके रिश्तेदारों ने खेलते हुए तोड़ दिया। हेयरिंग एड को इस्तेमाल करने का और संभालने का सबसे पहले तरीका या ट्रेनिंग उस बच्चे को दी जाती है। डब्बी में बंद किया, बच्चे को बुलाया, वो खुद खोलेगा, उसमें लीड लगाएगा, उसमें अपना सेल लगाएगा, अपनी साउंड जितनी उसकी बताई हुई है 2 पे 3 पे लगानी है, उसको वो सेट करेगा। सेट करने के बाद वो अपने कानों पे उसको लगाएगा और फिर उसके बाद तैयार हो जाएगा। ये काम हमने करके नहीं देने, ये हमने बच्चे से करवाने हैं। उसके बाद आप देखिएगा 1 हफ्ते के बाद बच्चा अपना वो सारा प्रोसेस हमारे सामने कर रहा है निगरानी में। उसके बाद बच्चा खाना खाने लगा है, बच्चा खेलने लगा है, बच्चा सोने लगेगा। उसको पता हो ये हमें प्रैक्टिस करानी है कि हेयरिंग एड मुझे उतारना है, उसे कैसे पैक करना है ताकि उस पर तेल ना लगे, उस पर खाना ना लगे, उस पर डस्ट ना लगे, क्योंकि ये चीज़ें उसको जल्दी ख़राब करती हैं। वो जितनी देर उस आले को संभालेगा और किसी बच्चे को नहीं देगा, वो खेलने की चीज़ नहीं है, वो दूसरे को दिखाने की चीज़ भी नहीं है, वो ये उसकी नीड है। उसको जैसे हम कान उतार के किसी को नहीं दे सकते, इसी तरह ये उसके कान है, उसकी हिफाजत उसने करनी है। इसलिए हम बच्चे को ये बताएंगे कि उसने अपने हेयरिंग एड की हिफाजत कैसे करनी है। अब आइंदा अगर आप बताएंगे तो एक सेशन चलेगा हेयरिंग एड के साथ आपने स्पीच कैसे करानी है, टोटली डिफरेंट मेथड है। कॉकलियर इम्प्लांट के साथ कैसे करानी है, और हेयरिंग एड जिसको किसी वजह से नहीं लग सकता, और एक बच्चा जो अभी अर्ली एज में है, दरमियानी एज में है, बालिग हो चुका है, उसका भी स्पीच का हमारा कराने का अंदाज डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक सेशन कर लेंगे कि इस एज ग्रुप की, जिनकी पहले कभी नहीं हुई, या जिनके पेरेंट ने एफर्ट की, वो कुछ साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो खासा अच्छा बोलते हैं, चंद ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम उन पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ किसी की कमी होगी वो कमी दूर करेंगे, जहाँ
बच्चा कर रहा है और अभी उसके ख़ासी मुश्किलात है, वो मुश्किलात दूर करेंगे। अभी उसको शुरू नहीं किया गया और उसकी एज ज़्यादा हो गई तो उसके ये प्रॉब्लम दूर करेंगे इंशाल्लाह। ये हम जो लोग हमें इसका फीडबैक देंगे और जैसे वो हमें बताएंगे, उनके प्रॉब्लम और उनके सवाल सुनने के बाद एक लेक्चर उन सवालों के जवाब पे दिया जाएगा, ताकि बाकी लोग भी जिनके बच्चे वैसे हैं जो इस सिचुएशन में हैं उससे सबक हासिल करें। थैंक यू।